हम्म। अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हो, जो भी काम कर रहे हो, वो काम करते करते अपनी सांस को रोको और वो काम करने लग जाओ। और फिर सर चमत्कार ना होने लगे तो मुझे क्या, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर चाहिए तो क्या कहेंगे? तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि मतलब क्या सब कुछ बुद्धि है या फिर जो माइंड जिसे हम बोलते हैं माइंड के सब कुछ अपने जीवन को आप ये बोलो काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं माइंड टेक्निक्स के साथ? तो ये कार्मिक तो ना हमारे जीवन का एक पहलू है, बट उस ऊर्जा को बहुत जल्दी रिलीज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और पहली बात तो ये पता कैसे पड़ेगा कि वो डिप्रेशन में, क्योंकि कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ खुद पे नहीं, दूसरे पे भी हम वर्क कर सकते हैं। जिसके स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं जुड़ेगा, वो कार्मिक के सिस्टम को नहीं समझ पाएगा, वो भावनात्मक सिस्टम को नहीं समझ पाएगा। और जब भी उसका आज की जनरेशन को ही बोलूंगा मैं, क्योंकि हम तो आज की जनरेशन yes. के, कि बहिर्मुखी ना हो, क्या आप अंतर्मुखी हाँ, हो। अंतर्मुखी हो जाओ। हाँ। ठीक है, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान। तो आत्म एक भी अफर्मेशन कभी काम नहीं करेगी और सालों सालों तक करते रहते लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 2 साल से अफर्मेशन कर रहा कारण हूँ। क्या है? अगर रोशनी चाहिए तो रोशनी करनी पड़ेगी, यानी कि उजाला करना पड़ेगा। तो जो डर की जो ऊर्जा है ना, जो स्थान है ना हमारा, ये परम शांति का और आज्ञा का और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का और कल्पना शक्ति का। सर जो इंसान यहाँ पे फोकस करके ना जो भी चीज कल्पना में देख सकता है ना, जो चीज आप कल्पना में देख सकते हो, उसको आप वास्तविकता में बदल सकते हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द शार्क बज़ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है, बहुत लोगों को ये फ़ायदा करने वाला है। प्रैक्टिकल, हम जितना प्रैक्टिकल हो सकेगा ये पॉडकास्ट रखने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही खास हैं। आज हमारे साथ हैं विजेंद्र सैनी जी, जो कि एक मैनिफेस्टेशन मेंटोर, ट्रेनर और मोटिवेटर हैं। ये अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ ये गोल मैनिफेस्टेशन करते हैं। मतलब गोल मैनिफेस्टेशन का मतलब कि अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए मैनिफेस्ट करवाते हैं। और ये बहुत ही फेमस है विजेंद्र सैनी जी अपने रीजन में। गुरुग्राम से सर बिलोंग करते हैं और कुछ माइंड पावर टेक्निक्स के साथ सर सबको बहुत आसान आसान टेक्निक के साथ गोल मैनिफेस्टेशन अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो वेलकम करते हैं विजेंद्र सैनी सर का। सर कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ सर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सर मैनिफेस्टेशन में प्रैक्टिकल मास्टर हैं। मैं सर को प्रैक्टिकल मास्टर मानता हूँ। मैंने सर के बहुत सारे काम देखे हैं, है ना। सर के साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी, जो सर को फॉलो करते हैं और अपना, मतलब मैं बेसिकली बोलूँ, मेंटर मानते हैं। तो सर कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे आपका इस फील्ड में एंट्री हुई, ठीक है, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, कुछ अपनी ऐसी बातें या कोई ऐसे लाइफ का टर्निंग पॉइंट जहां से आपको इस फील्ड में एंटर होने की मोटिवेशन मिली। एक्चुअली सर मुझे 6-7 साल पहले कुछ अनुभव हुए। ओके। तो मैंने अलग अलग ट्रेनर से बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करी। कम से कम 50 से 60 वर्कशॉप मैं आज तक अटेंड कर चुका हूँ। और उन सब वर्कशॉप से अटेंड करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके और किसी भी चीज की कल्पना करते हैं, उसको वास्तविकता में बदलते हुए देर नहीं लगती। तो सर मेरे को ये बात पसंद आ गई और मैं बाई चांस मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बहुत गहराई से अध्ययन किया। सभी जितनी भी टेक्निक्स थी सब की सब मन के ऊपर काम कर रही थी। तो देखा तो ये सारा खेल मन का चल रहा है। तो जब धीरे धीरे मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग करी और मुझे पता चला कि ये तो बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं, और जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला कि मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, तो मैंने अपने जीवन के बहुत सारे गोल अचीव करे, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करी। एक दिव्य संतान को भी मैनिफेस्ट किया। और जब मैंने मैनिफेस्ट किया तो मेरा बेटा आज 3.5 साल का है। अच्छा। मेरी वाइफ ने कभी उसको ऐसा नहीं देखा कि इसने मेरे को आज रात को कभी तंग किया होगा, ये कभी सोया नहीं होगा, ये कभी रोता होगा, ये जो मैं खिलाऊं वो खाता नहीं होगा। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उस बच्चे ने अपनी मम्मी को आज 3.5 साल में कभी एक दिन भी ऐसा नहीं है जब तंग किया उसको। जब सुलाती है सो जाता है, जब खिलाती है खा लेता है, जब उसका मन करता है खेलने को उठाती है तो उठ जाता है, जब मन करता है चाहे गर्मी गई चाहे सर्दियां आई नहलाने का तो नहा लेता है। कभी आज तक उसको शरारत करते हुए नहीं देखा। और इतना एक्टिव है वो, 8-10 साल का जो बच्चा जैसी बातें करता है ना, आज वो 3.5 साल का बच्चा ऐसी बातें करता है। सर, जैसे मैंने आप सभी को बताया अभी कि प्रैक्टिकल
आप चीज़ें करते हैं। तो हम इस पॉडकास्ट को प्रैक्टिकलिटी पे ही रखेंगे, ठीक है, चीज़ें कैसे प्रैक्टिकल वर्क करती हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा लोगों की प्रॉब्लम्स जो होती है, मेजर प्रॉब्लम्स कुछ हमने आइडेंटिफाई करी हैं, तो वो कैसे आती है, और कुछ आप भी बताएंगे सबसे ज़्यादा आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो आप भी बताइएगा। तो हम इसको वैसे ही रखेंगे, पहले हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स को भी हम फॉलो करेंगे, आप बताएंगे कि कैसे उसको कर सकते हैं हम अपने जीवन में, कैसे उस चीज़ को उतार सकते हैं, डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा। मेरे पास बहुत सारे कुछ सर क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन को लेकर, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बिल्कुल 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 सत्य है। तो सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन मैंने आज से कुछ साल पहले सुनी थी, दैट माइंड इज एवरीथिंग, ठीक है, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये Yes. गौतम बुद्ध जी का बड़ा प्यारा सा कोट है। कोट है। हाँ, you can say. तो मतलब उस टाइम पे हमने उतना ध्यान नहीं दिया था उस चीज पे कि हम हाँ। माइंड इज एवरीथिंग, ये तो सभी जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम इग्नोरेंट होते हैं अबाउट दैट इंटेंसिटी किसी भी चीज की। बिल्कुल। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि मतलब क्या सब कुछ बुद्धि है, या फिर जो माइंड जिसे हम बोलते हैं, माइंड क्या सब कुछ है? देखो, मैंने लगभग 40 से 50 वर्कशॉप अटेंड करी हैं, ट्रेनिंग ली है अलग अलग ट्रेनर से, और उन सब चीजों का जो निचोड़ मुझे मिला, बुद्धा जी ने बिल्कुल सही कहा, जो हम सोचते हैं, एवरीथिंग इज माइंड, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। अब वो ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली हम एक चेतना के सारे जिंदा हैं। आप इस बात को मानते हो? हाँ। आप ये मानते हो कि हम एक कॉन्शियसनेस है? बिल्कुल सही। तो कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस को कमांड जो जाती है वो हमारे मन से जाती है। ओके। मन में विचार उत्पन्न होता है और कॉन्शियसनेस को कमांड जाती है। जैसा विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है तो वैसा ही कॉन्शियस एक्शन लेती है। अब मन में भाव आया कि मैं तो बहुत गरीब हूं, तो भाव आता है मन में और चेतना को कमांड जाती है, और चेतना कहती है तथास्तु, ठीक है। तो अब मन में जो विचार आते हैं, अब आम आदमी इस बात को समझ नहीं पाता कि जो मैं विचार मेरे मन में घूम रहे हैं, जो सेल्फ टॉक सारा दिन चलता रहता है, जो रैंडम थॉट्स भी अगर इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, एक्चुअली तो दो माइंड है हमारे, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। जी। कॉन्शियस माइंड क्या है? लॉजिकल माइंड है। अच्छा। वो लॉजिक में विश्वास रखता है, ठीक है, वो तथ्य ढूंढता होगा। हाँ, तथ्य ढूंढता है, ठीक है। तो अगर हमें दिखाई दे कि मेरे को ना 1 करोड़ रुपया साल का टर्नओवर चाहिए, तो लॉजिकल माइंड कहेगा अरे कहां से आएगा? हाँ, फैक्ट है, ठीक है। अरे इतना बड़ा सेटअप भी नहीं है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, आएगा कहां से? लेकिन सबकॉन्शियस के आगे ये सब चीजें फेल है, क्योंकि वो भावनात्मक है, वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इमोशनल होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इमोशनल है, उसको लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है। कहां से होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि करना उसी ना यूनिवर्स से जुड़ा हुआ, तो यूनिवर्सल एनर्जी से हम कनेक्टेड हैं। तो सबकॉन्शियस में लॉजिकल माइंड वहां तक जाने नहीं देता चीजों को, क्योंकि वो लॉजिक में हमारे को लगा देता है, तथ्यों में उलझा देता है। तो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो तो सबकॉन्शियस के पास जैसे ही एंट्री होती है तो वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली यूनिवर्स में फैलनी शुरू हो जाती है। विचार हमारे इलेक्ट्रिक हैं, वाइब्रेशन को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, और जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो उन चीजों को आकर्षित करने का काम करती हैं हमारे जीवन में। तो अब जब जो चीज हमने सोचा कि मैं बीमार हूं, मेरी हालत खराब है, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मेरे को फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो इन सब चीजों के पीछे देखो, जितने भी नेगेटिव थॉट आते हैं ना, इन सब चीजों के पीछे भावनाएं छिपी होती हैं। क्योंकि महसूस हो रहा है, उस व्यक्ति को महसूस हो रहा है, तभी जा करके ना वो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे को सपोर्ट नहीं है, मेरे को फैमिली साथ नहीं देती, मेरे पास फाइनेंस की जो है दिक्कत है। तो अब वो क्या है, उसके भीतर से निकल रहा है, इमोशंस के साथ निकलना। हर एक नेगेटिव थॉट्स इमोशंस के साथ आता है, और जो पॉजिटिव थॉट है उसमें इमोशन नहीं है, वो जनरल आता है कि मैं ऐसा काम कर लूंगा तो शायद मेरे को इतने पैसे आ जाएंगे, शायद मेरा बिजनेस। सिर्फ सोचने में मजा आता है उतना कुछ। हाँ हाँ हाँ, हम उसको फील नहीं कर पाते, बस वो सोच रहा है वो व्यक्ति। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, वो तो भाव से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक है, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, भावों से जुड़ा हुआ। छोटे से बच्चे की तरह उसको भेदभाव ही नहीं है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है, ये मेरा अड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है, ये लोग अच्छे हैं कि नहीं है, उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशनल है। तो बुद्धा जी ने जो कहा है कि माइंड इज एवरीथिंग, क्योंकि मन में विचार उत्पन्न हुआ, चेतना को कमांड गई, चेतना ने तथास्तु बोल दिया।
तो हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, यानी कि पूरे भाव के साथ, नेगेटिव विचार भाव के साथ आते हैं, इसलिए नेगेटिव चीजों में स्टक रहते हैं। और जो पॉजिटिव विचार होते हैं वो कैसे आते हैं, वो नॉर्मल आते हैं, तो उनके अंदर जोश, मनोबल, होश, ये उमंग, उत्साह नहीं होता। तो इसलिए हम उन चीजों को बहुत समय निकाल देते हैं मैनिफेस्ट करने में, यानी कि जो चीज बहुत जल्दी पूरी हो सकती थी वो साल साल, 200 3 3 साल तक भी चलती रहेंगी। जब उसका विचार स्ट्रोंग होंगे, भावनाएं स्ट्रोंग होंगी, तो उसके जीवन में आकर्षित भी होनी शुरू हो जाती है। तो जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। दिस इज द रीजन। तो सर मतलब फिर तो ये चीज होगी कि अगर हम अपने जीवन को, आप ये बोलो, काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं माइंड टेक्निक्स के साथ, ठीक है, माइंड पावर के साथ। तो जैसे हमारी सनातन धर्म है, उसमें नियति भी एक बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे ये बोला जाता है कि आप अपने कर्मों से अपना आगे आने वाला भविष्य या फिर अगला जन्म तो सुधार सकते हो, हाँ ठीक बिल्कुल। है, बट आपका जो प्रेजेंट चल रहा है या फिर आगे आपके साथ जो नियति ने डिसाइड कर रखा है कि आपको ये चीजें तो मिली है, ये डिसाइड हो चुकी है पहले। ठीक बात है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें माइंड कैसे वर्क कर सकता है और हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि हाँ, हम अपने माइंड से उस नियति को चेंज कर सकते हैं। क्या आप चैलेंज कर रहे हो मतलब उस कंसेप्ट को? कोई चैलेंज नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, हर सोल की ना एक जर्नी होती है। हम लोग ना पृथ्वी पे आने से पहले जो सोल प्लान होती है, तो वो जो सोल की जो प्लानिंग होती है, वो पूरा का पूरा जीवन निर्धारित होता है हमारा। तो जो बड़े कार्मिक होते हैं, वो उसी दिशा में चलता है। मान लो किसी को लगता है कि इस साल तो मैंने भक्ति करनी है, आप देखेंगे तो वो बहुत भक्ति में होगा। तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैंने ना मेरे किसी जन्म में मेरे मम्मी पापा को इतना सारा स्नेह और इतना प्रेम नहीं दिया होगा। आप देखेंगे उसके में हो सकता है उसके अड़ोसी पड़ोसी, पेरेंट्स, परिवार वाले उसको धक्का मारते हो, लात मारते हो, उसको अपशब्द भी बोलते हो, लेकिन वो इतना स्नेह और प्रेम से भरा होता है वो व्यक्ति। आप देखेंगे कि वो सबके लिए बहुत अच्छा करता है, और वो कहता है कि मैं सबके लिए इतना अच्छा करता हूँ, सबके लिए इतना अच्छा सोचता हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए भी इतना अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स फिर भी ना मेरे दूसरे भाई को ना ज्यादा हेल्प करते हैं और मुझे कम करते हैं। तो होता है। कुछ कुछ प्लानिंग होती है सोल की, तो वो पृथ्वी पे आने से पहले ना वो डिसाइड हो जाती हैं, यानी कि हमारा को जो जीवन जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ना है। मान लो जैसे मैं बचपन से इन टीचिंग लाइन में हूँ, मैं पहले टीचिंग करता था, फिर मेरा स्कूल में टीचिंग करता था गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, उसके बाद में इंस्टीट्यूट चलाते चलाते मैं ट्रेनिंग लाइन में आ गया। तो अब ये मेरा सोल प्लान है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान बांटूं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, कोई योगा सिखा रहा है, कोई डांस सिखा रहा है, कोई सिंगिंग सिखा रहा है, किसी का कोई उद्देश्य है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं। तो वो सोल प्लान होती है, बट उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और उस दिशा में स्टक होने के लिए यहाँ सारा का सारा जो रोल है वो हमारा माइंड का है। ओके। जब हमारा माइंड अगर उस दिशा में सोचता है, कुछ कल्पना देखता है, कुछ विजुअलाइजेशन करता है, कुछ बड़ा लक्ष्य रखता है, लेकिन जब हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन उन चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। अच्छा। अपने आप ही। और अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है और हम लोग चलते जा रहे हैं अपने जीवन में और गोल हमारा सेट है नहीं, तो फिर वो गोल गोल घूमते रहते हैं, वो स्टक हो जाता है आदमी, वहां पे नियति कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई पास्ट लाइफ कार्मिक आ गया, कोई बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है और कार्मिक आ गया, तो अच्छे अच्छे भी जो है ना पटरी पे आ जाते हैं। बिल्कुल हवा में उड़ते हुए लोग भी अच्छे अच्छे, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाते कि यहाँ पे कार्मिक है। तो ये कार्मिक तो ना हमारे जीवन का एक पहलू है, बट उस ऊर्जा को बहुत जल्दी रिलीज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। क्योंकि वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा था किसी जन्म का, कि मैंने किसी व्यक्ति का उधार देना है, किसी व्यक्ति का किसी जन्म का कुछ उतारना है, ठीक है, तो कोई कार्मिक है, मैंने उसको रिलीज करना है। तो वो फेस करती है हमारी सोल, उस सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। जब उस सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जीवन में वो बाधाएं आती हैं, वो समस्याएं आती हैं। एक्चुअल में वो बाधाएं नहीं होती, वो एक्चुअल में हमारी ग्रोथ होती है, सोल की ग्रोथ होती है। क्या होता है, जब वो कार्मिक रिलीज होता है तो हम लोग उस बंधन से फ्री होते हैं, उस बंधन से मुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है उसको झेल के नहीं काटना है। ये जो जितनी भी मॉडलिटी है वो ये चीज सिखाती है कि जो भी कार्मिक आपके सरफेस पे आ रहा है, आप उस ऊर्जा को, वो एक ऊर्जा है, वो किसी जन्म का एक भाव आपके अंदर है। जैसे मान लो किसी जन्म में आपको भाव आया कि मैं अपने पेरेंट्स की ना बहुत अच्छी मदद नहीं कर पाया, उनके उस जो जिस टाइम पे उनको मेरी जरूरत थी मैं उनके साथ नहीं था, तो अब वो भाव है, वो भाव की एक ऊर्जा है जो इस जन्म में उसको चुकाना चाहती है ये आत्मा।
तो हम उस ऊर्जा को रिलीज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से हमें परेशानी हो रही है बार बार, तो एक कार्मिक की ऊर्जा आपके सरफेस पे, उस ऊर्जा को रिलीज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान सी कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे उन टेक्निक को रिलीज करेंगे तो जो आपको जो आप फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इशू, फाइनेंस इशू, या फिर जो आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई इशू, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, तो वो फिर इशू नहीं रहता। वो ऊर्जा रिलीज होती है और आदमी का रास्ता खुल जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो नियति का इसमें रोल है, लेकिन मन से हम उस नियति की ऊर्जा को रिलीज करके, जो कार्मिक की ऊर्जा उसको रिलीज करके हम अपने भविष्य को, फ्यूचर को भी अच्छा बना सकते हैं और प्रेजेंट को तो अच्छा बना ही सकते हैं। अच्छा, तो मतलब देखो, ये चीजें ना सुनने में तो बड़ा मजा आता है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? पर अभी क्या है इशू, आज की जनरेशन, जो मॉडर्न जनरेशन है, वो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती, और वो थोड़ा ना हर एक चीज के लिए साइंटिफिक तथ्य मांगती है कि आप हमें ये बताओ, ये साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया जा सकता है, या फिर इसमें क्या साइंस है? तो आप इसके पीछे की साइंस बताओ कि मैनिफेस्टेशन में, अफर्मेशन में क्या साइंस आ जाती है? देखो, एक रिसर्च है, मेरे पास उसकी वीडियो भी, मैं अपनी ट्रेनिंग में सभी पार्टिसिपेंट को दिखाता भी हूँ। रिसर्च क्या है कि आईसीयू में एक लेडी एडमिट है और डॉक्टर की एक टीम ने शोध कर किया है। कुछ डॉक्टर्स की एक टीम है, वो टीम, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो उस लेडी के चारों तरफ खड़े होकर के और सिर्फ एक ही अफर्मेशन कर रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं। और 3-4 दिन के बाद उस लेडी की जो वाइब्रेशन है वो इतनी अच्छी हो जाती है और आईसीयू से बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी का एक एक सेल सक्रिय हो जाता है और साथ में मॉनिटरिंग चल रही है। मेरे पास इस रिसर्च की वीडियो है। ओके। तो जो अफर्मेशन हम करते हैं वो इंपैक्ट करती है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। तो जैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड को संदेश जाता है तो आप उसका माइंड उस चीज को मानने लगता है। क्योंकि हम आज की डेट में देखो, बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे होता है। आज कोई उग्रवादी बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जाता है, ठीक है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो जब ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो नेचुरल सी बात है, उनको वही चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो उनका मन मान लेता है। जब हम लोग किसी चीज की पिक्चर देखते हैं, मान लो आपने सोचा कि मैं एक बहुत सुंदर से टूर पे जाता हूँ। जब टूर पे जाते हैं तो उसकी कोई फोटो देखते हैं, आप इमेज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसके प्रति एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो इसी प्रकार से जब आपके मन को कमांड जाती है, कुछ भी ऐसी कमांड जो आपके मन को दी जाती है, बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड देख लो कि बेटा आप बहुत अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, शाबाश, आपने ऐसा किया, आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, आप इस बार सबसे अच्छे मार्क्स के साथ अपनी कक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। तो अब उस बच्चे के अंदर वो वाइब्रेशन दौड़नी शुरू हो जाती है और जब वो वाइब्रेशन दौड़ती है, आप शाबाशी क्यों देते हैं, किसी को थैंक यू क्यों बोलते हैं, हम लोग कैसे किसी को क्यों बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। जैसे ही हम ये बोलते हैं कि सर आप आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, सर आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी है, तो हमारी बॉडी का एक एक सेल जो है ना वाइब्रेट होने लगता है। तो यानी कि उस बॉडी के, जब उस लेडी को बोला गया कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, तो उसकी बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ होने लगी। उसके मन ने मान लिया, जैसे उसके मन ने माना मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, तो उस व्यक्ति ने रिकवर कर लिया अपने आप को, वो उस मैडम ने, उस लेडी ने अपने आप को रिकवर कर लिया। तो सारा खेल जो है अफर्मेशन के साथ फीलिंग का है। यहाँ पे उसने महसूस किया। ओके। जब अफर्मेशन हो रही थी तो उसने महसूस किया। तो सर, आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, है ना? बहुत सारे लोग आपके पास आते भी, आपके मैंने देखे हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जिसमें आप 100-200 काफ़ी लोगों को मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप कॉर्पोरेट्स को और बड़े बड़े बिजनेसेस को, स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आपने देखी है वो क्या है? मतलब लोग किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है आज की डेट में? देखो, परेशानी देखे तो सबसे बड़ी परेशानी आज की डेट में ओवर थिंकिंग की है, और ओवर थिंकिंग के पीछे जो छुपा है वो है फाइनेंस की। आज किसी को भी देख ले वही कहता है कि मेरे को ना फाइनेंशियल की बहुत परेशानी है, मेरे को वहां लॉसेस लग गए हैं, मेरे घर में ये उतार चढ़ाव आ रहा है। तो फाइनेंस जो है ना एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उस फाइनेंस के बारे में सोच सोच के ना लोग ओवर थिंकिंग से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो मैं जितने भी व्यक्ति को देखता हूँ, ओवर थिंकिंग, जैसे ही वो फाइनेंस की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ओवर थिंकिंग घर कर लेती है उनके जीवन में, और उसकी वजह से फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और फिर उस अवस्था से, उस लेवल से, उस स्टेज से बाहर निकलने के लिए ना उनको बहुत समय लग जाता है। तो
बाहर नहीं निकल पाते। और उसका रीजन एक ही है, ओवर थिंकिंग क्या करती है, हमारे मनोबल को कमजोर करती है। हमारे मनोबल को कमजोर करती है। जैसे ही हमारे को मनोबल कमजोर होता है कि हाय मेरे पास तो पैसों की कमी है, हाय मेरा तो रास्ता बंद है, तो आपका जो ध्यान है आपके गोल की तरफ नहीं जा पाता। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा पाता। और जब तक आपका फोकस उस चीज पे नहीं जाएगा जो चीज आपको चाहिए है, जो आप चाहते हो, जब तक आपका ध्यान उस चीज पे नहीं जाएगा कि जो आप चाहते हो, तब तक आप उस चीज को मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते और अपने जीवन में अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही बात बोली। जब तक वो चीज एक बार जब डिप्रेशन घर कर लेता है ना, तो हमारे मन में वो ख्याल भी आने बंद हो जाते हैं कि हम अच्छा कर सकते हैं कुछ जीवन में। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल टिप क्या है कि डिप्रेशन से कोई व्यक्ति कैसे बाहर निकल सकता है? और पहली बात तो ये पता कैसे पड़ेगा कि वो डिप्रेशन में, क्योंकि कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है। बिल्कुल, देखो उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, उसका बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग, जब कई बार हम लोग टेंशन में होते थे, अपने से ही लगा लो, तो हमें ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, हाँ, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और जो व्यक्ति टेंशन में होगा ना, जो जागरूकता में नहीं होगा, आप देखना उसके होना होंठ लटक जाएंगे, आपने उसकी लिप्स की जो शेप ही चेंज हो जाएगी। अच्छा। और हाँ, वो अपने जीवन में ना डर, फियर की ऊर्जा को फेस कर रहा होगा, उसको हर चीज से ना फेलियर दिखाई दे रहा होगा, फेलियर का डर लगेगा उसको। जब भी वो सोचेगा कि मैं ये कदम करूं, रखूं, ये बिजनेस शुरू कर लूं, तो वो कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो 50,000 रुपए से स्टार्ट होता है और वो 1 लाख रुपए महीना की उसको कमाई देता हो, वो व्यक्ति ना डर का शिकार हो जाता है, फेलियर का डर उसके अंदर सताने लगता है। तो जब इस वाइब्रेशन में वो रह रहा होता है, तो नेचुरल सी बात है कि ऑटोमेटिकली उसको महसूस होता है। और जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, उस फियर की ऊर्जा से बाहर भी नहीं आ सकता। प्रैक्टिकल टिप क्या हो सकती है, मतलब हम डिप्रेशन से कैसे देखो बाहर आया जा दो सकता चीजें है? हैं। प्रैक्टिकल टिप ये है कि सबसे पहले तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में ना एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। ओके। अभी हो क्या रहा है, लोग ट्रेनिंग भी नहीं लेना चाहते और गाड़ी भी चलाना चाहते हैं। ये तो हमारे देश में लोग चल ही रहा ट्रेनिंग भी नहीं है। लेना चाहते और हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हैं। हाँ, तो यानी कि बहुत सारे कुछ सक्सेस लोग हैं लाइफ में, बहुत सारे कोच हैं, बहुत सारे मेंटर हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं। तो वो रास्ता दिखाते हैं अपने अनुभव के आधार पे, उन्होंने कुछ अपनी लाइफ के अनुभव लिए हैं। तो अब जब वो डिप्रेशन में आता है तो उसकी जो माइंड स्टक हो जाता है, उसका सोचने विचरने की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है। तो जब इतनी लो हो जाती है, जब वो इतनी लो वाइब्रेशन में होता है, तो उसके मन में कोई ख्याल भी नहीं आता है कि मैं इससे बाहर कैसे आऊं। तो एक व्यक्ति जब मेंटर कोई लाइफ में होता है, या फिर कोई ट्रेनर लाइफ में होता है, या कोई कोच लाइफ में होता है, तो उसको रास्ता दिखाता है। जब उसका माइंडसेट चेंज करता है, उसको उसके अंदर छुपी हुई शक्तियों की पहचान कराता है। अल्टीमेटली हम क्या है, अद्भुत शक्तियों का भंडार है, दिव्य शक्तियों का भंडार है। अल्टीमेटली हमारा जो शरीर है ना, चमत्कारों की एक मशीन है सर, सच्चाई बता रहा हूं आपको। हमारा जो शरीर है, एक एक कण, इस पूरी सृष्टि का एक एक कण जो है ना, ऊर्जा है, एनर्जी है। हमारी बॉडी का एक एक सेल से मिलाकर के इतनी बड़ी बॉडी डेवलप हुई है, और हर सेल एक ऊर्जा है, और हर सेल के अंदर वो पावर है, वो यादाश्त है, वो बुद्धि है, वो मेमोरी है, जो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर है। तो अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई मेंटोर है, तो उसको रास्ता दिखा सकता है, और अचानक इंस्टेंट किसी को रिलीफ चाहिए, तो उसका सबसे बढ़िया, मैं सभी दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में है, 15 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर ले। सर 100 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ 15 मिनट डीप ब्रीदिंग के अभ्यास करने से गायब हो जाएंगी। लेकिन करना कैसे है वो मैं बताऊंगा। ओके। हाँ, उसकी अपनी टेक्निक है, उसका हम अभ्यास करा सकते हैं। तो जब 15 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेगा, पहले इनहेल करे 5 से 7 सेकंड तक, अच्छा। और 10 से 20 सेकंड तक उस कुंभक लगाए, यानी कि उस सांस को रोके। नासिका से इनहेल करे, कुंभक लगाए 10 से 20 सेकंड तक, बहुत स्लोली 5 से 6 सेकंड तक इनहेल करे, 10 से 20 सेकंड का कुंभक लगाए, और उसकी अगर क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा भी अच्छी बात है, जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी है रोकने की तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं मिनिमम 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड का जरूर लगाए, और बहुत स्लोली 7 से 8 सेकंड तक उस जो सांस को धीरे धीरे नासिका से छोड़े, या मुंह से भी छोड़ सकता है।
जब आप एक्सहेल करते हैं 7 से 8 सेकंड तक, यानी कि 7 से 8 सेकंड तक एक्सहेल करें और 5 से 6 सेकंड तक इनहेल करें और 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करें। और इस अभ्यास से अगर 15 मिनट आप प्राणायाम करते हैं तो किसी को गैस की प्रॉब्लम हो, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, और उसको सुस्ती हो, आलस हो, हाइपरटेंशन हो, तो आप देखेंगे कि उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आप देखेंगे कि पहले दिन से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पहले दिन से उसको लगेगा कि मेरे शरीर में कुछ जान आ गई। डीप ब्रीदिंग के बारे में तो एवरीबॉडी नोस, एवरीबॉडी नो, बट करना कोई नहीं चाहता। सबसे हल्का काम है, सबसे हल्का हर वक्त करते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बस चलते फिरते भी कर सकते हैं। हाँ, चलते फिरते भी, काम करते करते भी कर सकते हैं। बैठे हैं, बस में बैठे, मेट्रो में बैठे, मैं तो एक ही बात कहूंगा, और एक बहुत खूबसूरत बात इस बात से जोड़ता हूँ। अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हो, जो भी काम कर रहे हो, वो काम करते करते अपनी सांस को रोको और वो काम करने लग जाओ। इनहेल करो, सांस को रोको और काम करना शुरू कर दो। कुछ भी काम कर रहे हो, सांस को रोकते रोकते वो काम करो, और फिर सर चमत्कार ना होने लगे तो मुझे कहना। तो ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि जैसे जब हम सांस रोकते हैं उस टाइम पे हमारा जो ध्यान होता है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब एकदम से थॉट्स भी बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, एकाग्रता बढ़ जाती है, एकाग्रता और मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो जो और ऐसा लगाने की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है आप ये पूछो? बताइए क्यों होता है? मतलब मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने कभी हाँ होता है, बट ये नहीं पता होता क्यों है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना प्राण ऊर्जा के सहारे जिंदा हैं जी, और वायु के रथ पे बैठ करके सांस के माध्यम से प्राण ऊर्जा हमारे भीतर जाती है। अच्छा, और जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा हमारे भीतर जाती है, प्राण ऊर्जा कैसे मतलब? प्राण ऊर्जा आप एनर्जी कह लो, यू कैन से एनर्जी, मतलब लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स, ओके, ठीक है। तो वो हमारे भीतर जाती है, किस पे? जो हवा होती है, हवा के रथ पे बैठ करके। यानी कि जो हवा है ना, वो खाली हवा नहीं है, उसके जैसे दूध होता है ना, दूध में मक्खन होता है, तो दूध में जैसे मक्खन है, वो दिखाई नहीं दे रहा, दूध दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से ये खाली वायु नहीं है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये खाली ऑक्सीजन नहीं है, इसी में प्राण ऊर्जा है। और जो प्राण ऊर्जा जब हमारे भीतर जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का एक एक कण, एक एक सेल, एक एक कोशिका सक्रिय हो जाती है। और जब बॉडी की एक एक सेल सक्रिय हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन हमारा एकदम से फिट हो जाता है और दूषित वायु हमारी बाहर आती है, प्रेशर बनता है ना जब, तो दूषित वायु बाहर आती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। एक चीज देखना सर, जो व्यक्ति ना डर में होगा, जो व्यक्ति फियर में होगा, लो कॉन्फिडेंस में होगा, उसकी सांसें ना छोटी हो जाएंगी। हाँ, मतलब आप देखना यहाँ तक सांसें आ रही होंगी, बहुत जल्दी जल्दी आ रही होंगी, तेज हो जाएंगी। जब भी कोई डर में होता तो बहुत तेज तेज सांसें हो जाती हैं और यहाँ तक रह जाएंगी उसकी सांसें। आप महसूस करके देखेंगे, जनरली हम बात भी कर रहे होते हैं ना, अब डर फियर की भी ऊर्जा नहीं है, तो आप महसूस करेंगे ज्यादा ज्यादा आपकी सांसें यहाँ तक आ रही होंगी। जो देखो ना, पुरुष जो होता है ना, वो उस बुद्धि का लेवल उसका हाई होता है, और जो औरत है उसका जो भावनाओं का लेवल हाई होता है, इमोशंस, हाँ, भावनात्मक प्रवृत्ति होती है। और पुरुष की जो है ना, वो बुद्धि वाली जो प्रवृत्ति है ना, वो तेज होती है। तो जो बुद्धि वाला, बोल सकते हैं आदमी का आईक्यू थोड़ा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन तेज होता है, और वुमेन का इमोशनल तेज होता है। ठीक है। तो जो बुद्धि जिसकी ज्यादा होगी ना, वो विचारों में घुसा रहेगा, और जितने ज्यादा आप विचारों में घुसे रहेंगे ना, उतनी सांसें आपकी छोटी हो जाएंगी। ओके। और जितनी सांसें छोटी हो जाएंगी ना, उस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी, और वो व्यक्ति है ना, लाइफ में ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएगा, ये बता रहा हूँ आपको, सोचता ही रहेगा। मतलब इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं या ज्यादा उनके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है, तो उनको ज्यादा बीमारियां होने लग जाती हैं। बीमारी हो ना हो, लेकिन उनके काम ना स्थगित होते रहते हैं, यानी कि आगे टलते रहते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, और लो कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है, और विचारों में घूमते रहने से ना वो लॉजिक बहुत ज्यादा लगाते हैं, और जितना विचारों में खोया रहेगा ना, उतना उसका माइंड रिलैक्स कम रहेगा, और माइंड अगर रिलैक्स नहीं रहेगा तो और उसकी एकाग्रता भी नहीं बढ़ेगी, और जब एकाग्रता नहीं बढ़ेगी ना, तो वो किसी गोल पे भी फोकस नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से शायद इसलिए वो मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाता। सर, ये तो मेंटल हेल्थ की बात हो गई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक फिजिकल हेल्थ होती है हमारी, बीमारियां, ठीक है। आजकल बहुत तरह की नई बीमारियां भी आ गई है, मतलब इन जनरल जो बीमारियां पहले बिल्कुल देखने को नहीं मिलती थी ना, वो आज की डेट में बहुत तेजी से हमें देखने को मिल रही है, और हर घर में लगभग ऐसी बीमारी है जिससे, तो लाइफस्टाइल डिजीज जिन्हें हम बोलते हैं, तो जैसे बीपी हो गया, ये हो गया, हाइपरटेंशन हो गया,
शुगर हो गया, बिल्कुल डायबिटीज, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो इन बीमारियों का कारण क्या होता है, मतलब शारीरिक बीमारियों का कारण क्या होता है और उसमें मैनिफेस्टेशन कहाँ मदद कर सकता है? देखो, सबसे बड़ा कारण तो एक ही है, इमोशंस का। इस भौतिक शरीर से अलग ना एक सूक्ष्म शरीर भी है, और सूक्ष्म शरीर के भी ना बहुत सारी लेयर हैं, 7 लेयर हैं टोटल। हम्म। तो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ हमारी एक इमोशनल बॉडी है, इमोशनल बॉडी के बाहर एक मेंटल बॉडी है, और मेंटल बॉडी के बाहर हमारी एक स्पिरिचुअल बॉडी है। तो ओके। इस प्रकार से टोटल 7 लेयर हैं। तो जब इमोशंस, मैंने कहा ना कि जिस व्यक्ति के मन में विचार आते होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि जब भी कोई नेगेटिव विचार उसको आएगा तो इमोशन जनरेट होएगा। हम्म। और हर नेगेटिव विचार के पीछे इमोशन होता है। तो उसको फैमिली रिलेशनशिप का कोई विचार आया कि मुझे फैमिली साथ नहीं देती, तो वो स्टक हो जाता है। यानी कि हमारी जो 7 चक्र होते हैं बॉडी के, उन 7 चक्रों में किसी न किसी चक्कर में, किसी न किसी ऊर्जा के अंदर में वो इमोशन स्टक हो जाती है, और वो लंबे टाइम तक सोचता रहता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, मेरा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म का हो, किसी पास्ट लाइफ का भी पड़ा हो सकता है वो थॉट। तो हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा है, तो हमारे किसी न किसी चक्र में वो स्टक है। फाइनेंस को लेकर के कोई इशू चल रहा है उसके माइंड में, बार बार उसके मन में विचार चल रहे हैं, और फाइनेंस, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरा वहां पे पैसा अटका हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच रहा बार बार कि ये तो काम ग्रो ही नहीं कर रहा, इतना पैसा भी लगा दिया कि बिजनेस चल ही नहीं पा रहा, पार्टनर ही ऐसा मिल गया, साथी ऐसा मिल गया कि उसने इतना सारा ऐंठ लिया। तो ये विचार जब चल रहे होते हैं ना, तो ये इमोशन जो है हमारे किसी चक्रास में स्टक हो जाते हैं। और जब वो इमोशन स्टक होते हैं ना, तो हमारा जो इमोशनल बॉडी है, ठीक है, वो प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। मेंटल बॉडी है वो प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। तो सूक्ष्म शरीर की जो ऊर्जा है वो हमारी प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारा ऑरा प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारी ऑरा की जो एनर्जी होती है वो कम से कम भी 10-12 फीट दूर तक की हमारे चारों तरफ फैली होती है, और ऑरा। ऑरा, जिसको हम आभा मंडल भी बोलते हैं। अच्छा। तो हमारा आभा मंडल, एक स्वस्थ इंसान का जो आभा मंडल है, वो 10 से 12 फीट तक दूर तक फैला होता है। हर वस्तु इस सृष्टि में, जितनी भी वस्तु, हर वस्तु का एक ओरा है। आप अपने हाथ को ऐसे देखेंगे, अंगूठे को, तो इसको चारों तरफ एक व्हाइट कलर की, अगर आप फोकस करके देखेंगे तो एक व्हाइट कलर की लेयर दिखाई देगी, जो कि हमारा ओरा है। आप एक छोटा सा फुल स्टॉप भी अगर कागज पे लगा करके देखेंगे तो उसको चारों तरफ आपको एक सर्कल दिखाई देगा व्हाइट कलर का, वो उसका ओरा है। तो यानी कि इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर चीज का अपना एक ओरा है, अपना एक आभा मंडल है। जब उस वस्तु का ओरा कमजोर होना शुरू होगा, वो चीज गलने, सड़ने, टूटने, फूटने लग जाएगी। जब इंसान का ओरा कमजोर होगा तो इंसान का मानसिक लेवल, इमोशनल लेवल और शारीरिक लेवल सारा ही कमजोर होता चला जाएगा। तो यानी कि जब हम लो वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं और वो इमोशन स्टक हो जाती हैं, तो हमारा ऑरा प्रभावित होना शुरू हो जाता है। जब ऑरा प्रभावित होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो उसका इम्पैक्ट फिजिकल बॉडी में, यानी कि भौतिक शरीर में दिखाई देना शुरू कर देता है। उसका इम्पैक्ट क्या रिलेशनशिप पे भी होता है? नेचुरल सी बात है, जब आप नेगेटिव ऊर्जा का शिकार होंगे तो आपको लगेगा कि मुझे कोई साथ भी नहीं दे रहा, आपको लगेगा कि मेरा जो हक था वो दूसरा व्यक्ति भी ले रहा है, आपको लगेगा कि मेरे फाइनेंस रिलेशन भी मेरे अच्छे नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, उसका मानसिक लेवल खराब होएगा। तो जब वो नेगेटिव ओरा में है तो हर चीज को ही वो नेगेटिव, उसके देखो, जो व्यक्ति नेगेटिव ओरा में होगा नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा, जो व्यक्ति पॉजिटिव ओरा में होगा तो पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक सिचुएशन को अट्रैक्ट करती है, और सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक सिचुएशन को अट्रैक्ट करती है। तो वो इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आ रहा है, और स्वस्थ होने का एक ही रीजन है, एक सबसे बड़ी आसान उपाय है इसका। अब वो भी पूछो सर। क्या? जब हमारे सूक्ष्म शरीर को हम नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। आपने एक चीज देखी है, छोटे छोटे बच्चे ना रोते हैं, कई बार नजर लग जाती है या कोई और रीजन है, ठीक है, तो हम लोग ने झाड़ा लगवाने जाते हैं जी, मंदिर में, लगवाने जाते हैं, घर पे ही लगा हाँ, लेते हैं, घर पे बुला लेते जिनको हैं, आ किसी जाता है। मंदिर में लेके जाते हैं, किसी को भी, ठीक है। तो झाड़ा लगवाने से क्या होता है, जो झाड़ा लगाने वाला है, जो भी हमारे गुरुजी हैं, पंडित हैं, कोई भी है, वो उस ओरा को क्लीन करते हैं मंत्र से, उसके ओरा को, मोर पंखी से और मंत्र से उसके ओरा को क्लीन करते हैं। और वही चीज हम नमक से भी करते हैं। आप कहते हो कि जब नेगेटिव इंसान किसी नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर रहा है और मेंटली डिस्टर्ब है, उसको नमक के पानी से नहला दो जी, एक मुट्ठी नमक का पानी उसकी बाल्टी में डाल करके और उससे स्नान कर ले, तो उसका ओरा जो है ना वो क्लीन हो जाता है। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे उपाय करते हैं हम लोग। मंदिर में जाते हैं, वहां का ओरा कितना अच्छा होता है। आप घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने से क्या होता है,
एनर्जीज रिलीज। जैसे ही घंटी बजती है और हमारे सिर के ऊपर होती है, और यह हमारा क्राउन चक्रा है, क्राउन चक्रा से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ग्रहण करते हैं हम लोग क्राउन चक्रा के माध्यम से। तो जब जैसे वो घंटी यहाँ बजती है तो तेज वाइब्रेशन का संचार होता है, और वो वाइब्रेशन हमारे क्राउन चक्रा से हमारे बॉडी में आती है, और ऑटोमेटिकली हमारा नीट ओरा जो है नीट एंड क्लीन होने लग जाता है। तो यानी कि जब हम अपने ओरा को नीट एंड क्लीन करेंगे तो कितनी भी बीमारी पुरानी 20 साल की, 15 साल की, 10 साल की, आज की, कल की, किसी भी बीमारी को स्वस्थ किया जा सकता है। उसकी कुछ आसान सी टेक्निक है, वो जो हम लोग ट्रेनिंग में अभ्यास कराते हैं, जब ट्रेनिंग के दौरान, जब ट्रेनिंग चल रही होती है, तो मैं तो बहुत मन में सोचने मात्र से, मतलब ना घंटी बजाने की जरूरत, ना झाड़ा लगवाने की जरूरत, ना नमक के पानी से नहाने की जरूरत, इतनी आसान सी टेक्निक सिखाता हूँ। सिर्फ मन में सोचना होता है, मन में सोचने मात्र से उसके सूक्ष्म शरीर को नीट एंड क्लीन बना करके और इतना ऊर्जान्वित कर देते हैं कि उसको लगता है कि यार सच में, मतलब आज एक ऐसी ऊर्जा का संचार मेरे शरीर में हुआ है जिससे मेरा पिछला तो सारा जो भी रोग दोष थे वो तो दूर हो ही गए, और मनोबल इतना बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। क्वेश्चन करने वाला था सर आपसे भी, बिल्कुल, कि बिलीफ सिस्टम बहुत लोगों का बहुत वीक होता है ना, और उनमें कॉन्फिडेंस की भी बड़ी कमी रहती है। लो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के लोग आज की डेट में से बहुत, ये देखो होता क्या है ना सर, बचपन से स्पेसिफिकली जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स मतलब वो लोग जो 1985 से 1995 के बीच में करीब पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उनके वो उस जमाने के हैं ना जब माँ बाप बच्चों को सख्ती से पालते थे, हाँ ठीक है, थोड़ा डरा के रखते थे, हाँ, डरा के रखते तो वो थे। बचपन के डर अभी तक हैं उनके बिल्कुल है, अंदर। और हाँ, डर एक ऐसा ही है। ऐसा फ्रीक्वेंसी है ना, या फिर कह लो एनर्जी, जो बहुत हाँ, लंबे समय तक स्टे करती है। हाँ, 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 तो उसकी वजह से एक लो कॉन्फिडेंस उनमें मेंटेन है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम उन मिलेनियल्स की बात करें, उन लोगों की बात करें जो आज 25 से 35 साल की उम्र के हैं, या फिर उस एज ग्रुप के आ जाते हैं, तो उनमें लो कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है, और वो उसकी वजह से जीवन में आगे जो बढ़ सकते हैं ना, उससे थोड़ा पीछे रह जाते हैं। देखो एक्चुअली क्या है कि कसूर किसी का नहीं है। जी पहले से ना बहुत सारी चीजें ऐसी चलती आ रही हैं जो इतने सारे बिलीफ बन गए हैं, उनको ना तोड़ना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। जी। लेकिन कोई चाहे तो वो आसान भी है उन बिलीफ ओके। को तोड़ना। अब आप देखेंगे कि मैं अगर बिलीफ सिस्टम की ही हम बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। तो पहले के जितने भी लोग हैं ना हमारे, इतनी सारी कहावतें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, वो ना बहुत सिक्योर दिया उन्होंने उन चीजों को। ये मन है ना, ये मतलब इसका जो विस्तार है ना, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, इस कॉन्शियसनेस की कोई सीमा ही नहीं है। निर्गुण निराकार सत चित आनंद, समस्त डर और भय से परे हम इस दिव्य आत्मा के रूप में हैं, और इस दिव्य आत्मा की शक्ति को कोई पहचानना नहीं चाहता। और विचारों से और बिलीफ सिस्टम डेवलप कर करके ना हमारे को छोटा कर दिया है, सिक्योर दिया है। और अब होता क्या है, आप छोटी छोटी चीजें देखो। मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं बिलीफ सिस्टम के ऊपर, ताकि अपने दर्शकों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिले जी। कि मन कैसे काम करता है और बिलीफ सिस्टम हमारे को कैसे कमजोर करता है। हम्म। कई बार कोई लेडी अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर के किसी फंक्शन में, पार्टी में, शादी में जाती है, और बच्चा बहुत सुंदर है, और उसकी मासी, चाची, बुआ, आंटी, कोई भी लेडी, दूसरी लेडी उसकी तारीफ कर दे कि हे बहन तेरा बेटा तो बहुत सुंदर है। उसकी मम्मी के मन में ना तुरंत एक डर जाता है कि इसको नजर लगेगी, कहीं नजर ना लग जाए, कहीं नजर ना लग जाए, कहीं इसको नजर ना लग जाए। तो तुरंत उसके मन में विचार जाता है, और वो घर आती है, बच्चा को खाना खिलाती है, हो सकता है वो थोड़ा सा कम खा रहा है। रात को बच्चा रोता है, खाना नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, पूरी रात जगता है, और उस न खुद सोता है ना मम्मी को सोने देता है। और सुबह उठ करके ना उसकी मम्मी ना उसके फादर को बोलती है, उसके पिताश्री को बोलती है कि मेरे को ना कल ही डाउट हो गया था, कल जो वो लेडी आई थी ना, इसकी बुआ, चाची, ताई, उसने ना इस बेटे की ना बहुत तारीफ की थी। वो कहती है बेटे, ए बहन तेरा बेटा तो ना बहुत सुंदर है, और मुझे तो तभी डाउट हो गया था कि इसको नजर लगेगी। तब उसको नजर लग भी गई। अब लगी क्यों? क्योंकि उसका ध्यान गया बेटे के ऊपर, और मन में डाउट गया कि ऐसा कहने से, तारीफ करने से बच्चों पे नजर लग जाती है। तब वो नजर लग गई। वो विचार है पुराना, वो एक बिलीफ है, वो बिलीफ डेवलप हो चुका है, और मन ने उस चीज को मान लिया है। मन क्या कर रहा है कि ऐसा करने से, ऐसे तारीफ करने से बच्चे को नजर लग जाती है।
जी। तो बच्चे को नजर लग गई, अगले दिन उसके मन में ख्याल आता है कि अगर एक दिया बाती लेंगे और दिया बाती लेकर के ना इस बच्चे की नजर उतारी जाए तो नजर उतर जाती है। तो फिर अगले दिन वो क्या करते हैं, एक दिया बाती से उस बच्चे की नजर उतारते हैं और उसके मन में विश्वास है कि ऐसा करने से नजर उतर जाती है। तो ये भी एक बिलीफ हुआ। तो एक नेगेटिव बिलीफ है कि तारीफ कोई करे तो बच्चे को नजर लग जाएगी। ठीक है, नजर लग भी गई। अब आप कहोगे जी क्यों लग गई, ऐसा क्या था उसमें? क्योंकि उसके मन ने सोचा। और माँ का ऑरा जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। माँ का ऑरा स्ट्रांग है, माँ का जो भावनात्मक रूप से जुड़ाव उस बच्चे के साथ। हाँ सही बात है। माँ का जो जुड़ाव है वो भावनात्मक रूप से है। उस टाइम तक तो बच्चे में अब तो बच्चे का ख्याल, हाँ बच्चे में तो भावना नहीं, बच्चे का तो कोई रोल भी नहीं है। तो मम्मी ने सोचा नजर लगेगी तो नजर लग गई, मम्मी ने सोचा ऐसा दिया बाती लेकर के ना उस बच्चे की नजर उतारूंगी तो नजर उतर जाएगी। तो अब यहाँ सोचो ना कि मन कितना कितना बड़ा काम कर रहा है, मन का खेल कितना बड़ा है। मन जो है ना कितना बड़ा है कि वो मन में सोचने मात्र से, बल्कि सोचा बच्चे की मम्मी ने और नजर लग गई बच्चे को। तो सर इससे ये भी बोल सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ खुद पे नहीं, हाँ जी, दूसरे पे भी हम वर्क कर सकते हैं, जिसके साथ इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। नेचुरल सी बात है, अगर मैं सोचता हूं कि आपका कुछ बुरा हो तो मैंने तो एक भावना जनरेट कर दी ना। मैंने जैसे ही ये भावना जनरेट करी तो मेरी बॉडी में ये सबकॉन्शियस में ये विचार रजिस्टर्ड हो चुका है और इसका जो भुगतान है मुझे करना ही करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। क्योंकि इस ऊर्जा ने आपको इंपैक्ट डालना ही डालना है और जैसे आपको इंपैक्ट डलेगा तो मेरी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो प्योर शुद्ध आत्मा के रूप में जो मैं हूं, तो वो आत्मा किसी भी गार्बेज को इस जन्म में यहाँ पे रखना नहीं चाहती। किसी भी जन्म में वो जब तक खाली नहीं होगी उस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता, यानी कि वो मोक्ष पा ही नहीं सकती। और पृथ्वी पे आने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि हम इस, ये सब तो साधन हमारे पास, पैसा कमाना है, पैसा कमाना एक्चुअली हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है जी, ये हमारा एक साधन है। ठीक है, नेसेसिटी है, आज की डेट की जरूरत है। आज की डेट में तो लोगों ने प्राइम गोल वही बना लिया है, प्राइम गोल वो बना लिया, लेकिन वो प्राइम गोल है नहीं। अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अब वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है बन गया, मेरा बेटा फलाने उस देश में जाकर के ना इतने लाख रुपए का पैकेज ले रहा है, मेरा बेटा उस कंपनी में है। भैया ठीक है, तुमने इंजीनियर तो बना दिया, साइंटिस्ट भी बना दिया और तुमने उसको साइंस भी सिखा दी, सब कुछ करा दिया, अब वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता। और जब तक वो नहीं मानेगा वो नियति की बात उसको समझ में नहीं आएगी। और जब नियति के जो थप्पड़ पड़ते हैं ना, जब थपेड़े पड़ते हैं, तब उसको जब कार्मिक पास्ट लाइफ कार्मिक जब सरफेस पे आते हैं तब वो व्यक्ति है ना खून के आंसू रोने लगता है। अब उसको संभलना ही नहीं आता, उसको अपने मन को संतुलित करना नहीं आता, उसको ये नहीं पता कि ये कार्मिक होते हैं, क्योंकि उसको अध्यात्म से नहीं जोड़ा गया, उसके अंदर वो संस्कार पैदा नहीं किए गए। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हमने भगवान के साथ नहीं जोड़ा, उसके अंदर वो इमोशन जो है जनरेट नहीं कराई। जो हम जो परम भक्ति में आकर के जो भावनाएं होती हैं कि ईश्वर की अगर जब हम भक्ति करते हैं तो मन में एक विश्वास डेवलप होता है कि भगवान है मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान है रास्ता निकल जाएगा, भगवान है ये काम पूरा हो जाएगा। तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ गए और इमोशंस का ही सारी जीवन में रोल है। तो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि किसी भी अपने बच्चों को बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, कुछ भी करो, पर उसको भावनात्मक रूप से हमारे संस्कारों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं जुड़ेगा वो कार्मिक के सिस्टम को नहीं समझ पाएगा, वो भावनात्मक सिस्टम को नहीं समझ पाएगा। और जब भी उसका यार दोस्त कभी उसकी टांग खींचेगा तो वो कहेगा कि देखो इसने मेरी टांग खींच दी, देखो ये मुझे आगे नहीं देगा, वो दूसरे की तरफ ध्यान देगा, दूसरे की तरफ ध्यान देगा और दूसरों को दोष देगा। उसको ये नहीं पता है कि तेरे ही ऑरा ऐसा खराब हो रखा है जिससे तूने इस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है, तेरी ही वाइब्रेशन ऐसी है जिससे तूने इस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया। वो अपने दोस्त को भी वो नकारा बताएगा, दुश्मन बताएगा, अपने पेरेंट्स को भी दोष देगा। पेरेंट्स को क्या कहेगा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया। वो अपने रिश्तेदार को भी बोलेगा, मेरे रिश्तेदार तो ऐसे हैं, उसने मुझसे पैसे लिए थे आज तक नहीं दिए। लेकिन उसको ये नहीं पता वो किस वाइब्रेशन में रह रहा है। जब उसकी वाइब्रेशन अच्छी होगी तो वो सकारात्मक चीजों को अपने आप अट्रैक्ट करेगा। और जब उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, जब उसने कहा ना कि लेडीज ने कि मैं दिया बाती लेकर के उसकी नजर उतार दूंगी तो नजर उतर जाएगी, तो वो बिलीफ सिस्टम है, उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है कि ऐसा करने से वो उतर जाएगी। तो जब उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा कि भगवान मुझे रास्ता दिखाएंगे, भगवान की कृपा बरस रही है, और वो जो भावनात्मक जुड़ाव जब होता है ना, और भगवान के भाव का तो भूखा है, सही बात है, भगवान के आज से आप 56 भोग लगा दो, भाव नहीं है तो, अगर भाव नहीं है तो स्वीकार नहीं करेंगे।
और अगर भाव है तो एक तुलसी पत्र से भी खुश हो जाएंगे। सही बात है। तो ये तो हमेशा से स्टोरीज हम सुनते आ रहे हैं ना, गणेश जी को दुआ हाँ, चढ़ा दी। दुआ चढ़ा दी, हाँ, भाव है। भाव है। और उनको हाँ, क्या नाम है, हनुमान जी को हमने तुलसी जी का पत्ता तुलसी। खिला तो दिया था। हाँ, तो एक्चुअली इसमें एक चीज और भी है। अब बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, अब उनको ये नहीं पता पूजा करने का कि पीछे साइंस क्या है, हम्म, उससे मूर्ति की पूजा करने के पीछे साइंस क्या है। देखो भगवान तो हमारे भीतर ही है, हम्म, ठीक है, लेकिन इस दिव्य चेतना को, इस परम चैतन्य को हम समझ नहीं पाते और न ही देख पाते। तो हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने, हमारे संतों ने क्या किया कि मन टिक जाए, मूर्ति की स्थापना की, ताकि उस स्वरूप को समझ करके हम कनेक्ट हो पाए। अल्टीमेटली ना भावनाएं हमारे भीतर ही जनरेट हो रही होती है। आप देख लो चलते फिरते कितनी रोड पे फ्लैक्स भी लग रहा होगा, तो किसी भगवान की फोटो लग रही होगी तो मन में तुरंत हमारा प्रणाम करने को मन करेगा, झुकने को मन करेगा। किसी मंदिर के बाहर से निकल रहे होंगे, हाँ, तो नमस्ते करने का मन करेगा, झुकेंगे हम लोग, प्रणाम करेंगे। और अल्टीमेटली किसी मूर्ति को देख लो आप, किसी भी चीज को देख लो, आसमान में कोई गुब्बारा उड़ रहा है, उसके ऊपर कोई मूर्ति है, तो उसको भी देख लो, तो अल्टीमेटली उस मूर्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली जो भावनाएं जनरेट हो रही है वो आपके भीतर हो रही है। और जब भावनाएं भीतर जनरेट हो रही हैं तो सामने वाली चीज को किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारा मन कैसे काम करता है और हम हैं कौन। स्वामी विवेकानंद जी ने एक चीज पे जोर दिया है, वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जोर देते हैं। वो बार बार एक ही बात करें, मैं कौन हूं, मतलब बेसिकली वो ये बताना चाहते थे, आज की जनरेशन को ही बोलूंगा मैं क्योंकि हम तो आज की जनरेशन के, कि बहिर्मुखी ना हो, कि आप अंतर्मुखी हो जाओ, ठीक है, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, आत्मज्ञान को। तो आत्मज्ञान के ऊपर उन्होंने जोर दिया, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर जोर दिया। वो कहते पहले तुम समझ तो लो हो क्या, तो तुम्हें फिर ये भी समझ में आ जाएगा तुम्हारा उद्देश्य क्या है। ऐसे जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आया, हम किसी भी शादी में जाते हैं, ठीक है, तो हम जब शादी में जाते हैं ना कभी भी, तो बड़े तैयार होके जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। अब उस शादी में अगर 500 लोग आए और 1000 लोग आए, वो सारे लोग ये तैयार होके आए हैं, बिल्कुल, और सब लोग ये सोच के आए हैं कि सब मुझे देख रहे होंगे। हाँ हाँ, और उस टाइम पे कोई किसी को नहीं देख रहा था, सब अपने आप को देख रहे होते, फुर्सत ही नहीं है। और सब ये सोच रहे होते कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। तो किसी को याद भी नहीं होता वो क्या पहन के आया, क्या कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। कई बार तो ये भी नहीं याद रहता कि वो आया भी था कि नहीं उस शादी में। तो मतलब इंसान जो है वो सिर्फ दूसरे की तरफ देख रहा होता है, या ये सोच रहा होता है कि मैं उसकी तरफ से कैसा लग रहा हूँ। हाँ, वो अंदर से खुद को नहीं देख रहा होता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। बिल्कुल, बट वो बाहर से देख रहा होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये भावनाएं हैं, ठीक है, ये फीलिंग्स हैं जो उसके अंदर जनरेट हुई हैं, जो उसके अंदर उमड़ रही हैं। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई फीलिंग जनरेट होती है, जैसे हम लोग कई बार जितने फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, तो खुद के अंदर तो वाइब्रेशन का संचार हो रहा होता है, फीलिंग अच्छी लग रही होती है, फोटो डालते भी हैं, सेल्फी भी डालते हैं, वीडियो भी डालते हैं, लेकिन देखने वाले को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं फर्क। पर मैं तो इतना, कई बार तो वो चिढ़ उड़ जाते हैं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा घूम रहा है तो, हाँ, नहीं कुछ बहुत ज्यादा ही वो नहीं दिखावा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही नहीं नाटक कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी आ जाता है, तो बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा भाव भी आ जाता है। लेकिन मैं तो ये कहूँ कि फीलिंग अगर आपकी अच्छी है, आपके अंदर वो ना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, बिल्कुल। तो आपको अगर किसी चीज से खुशी मिलती है तो मैं तो कहता हूँ वो काम तो करो, बट आपका गोल क्या है उस चीज को मत भूलो। तब मैं इस पे थोड़ा सा रोकूंगा आपको। अभी इस टॉपिक पे ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है लोगों में, क्योंकि ये बहुत सारे एकदम से ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बट उनके प्रति उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ठीक है, माइंडफुलनेस, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। हाँ, टूल्स हैं। तो इनके बारे में कुछ बताओ कि ये एक्चुअली है क्या, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और ये एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। कुछ छोटा सा आप इसके बारे में। देखो सारा जो खेल है ना, ये मैनिफेस्टेशन एक तक पहुंचने के लिए ये बाकी सारे साधन हैं, और ये जो टूल्स काम करते हैं ना, ये सब इमोशन जनरेट करने का काम करते हैं। आप किसी भी टूल को देख लो, अफर्मेशन की बात करते हैं हम लोग, अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो क्या करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर चाहिए तो क्या कहेंगे, थैंक यू गॉड मुझे 1 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे सालाना 1 करोड़ रुपए की नेट इनकम देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इसे हो क्या रहा है, इससे इमोशन जनरेट हो रहा है, इससे हम लोग कृतज्ञता भी कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं। जब ग्रेटिट्यूड हम करते हैं ना तो प्राप्ति के रास्ते खोल देते हैं। अच्छा,
हाँ, जब ग्रेटिट्यूड करते हैं क्योंकि इमोशन जनरेट होती है और फीलिंग आती है कि जैसे कि ये मेरे पास हो ही गया, थैंक यू गॉड, मुझे आपने ये दिया। अब बहुत सारे लोग अफर्मेशन करते हैं, जी अफर्मेशन करो, अफर्मेशन करो। मैं गारंटी देता हूं सर, जितने लोग अफर्मेशन करते हैं ना, उन अफर्मेशन से अगर कोई लाभ होता हो तो, अगर उसमें भावनाएं नहीं है तो, अगर फीलिंग नहीं है तो, एक भी अफर्मेशन कभी काम नहीं करेगी और सालों सालों तक करते रहते लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 2 साल से अफर्मेशन कर रहा हूँ, कारण क्या है? भावना ही नहीं है। एक ही तरीका है कि मुंह से तो बोल रहे हैं पर इमोशन नहीं है। अफर्मेशन की जब बात आ रही है और भावनाएं नहीं है, बहुत सारे लोग माला करते हैं, माला जाप करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, लोगों को समझ में आएगा। हो सकता है दर्शकों को ये समझ में आए कि माला के पीछे कैसे भावना जनरेट करनी है। तो जब माला जाप करते हैं ना हम लोग, तो माला कर रहे होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा ख्याल होता है, कभी हम ऑफिस में पहुंच रहे होते हैं, कभी किचन में पहुंच रहे होते हैं, कभी घर पे पहुंच रहे होते हैं, कभी काम यार छूटा दोस्तों के पड़ा है। पास पहुंच रहे होते हैं। हाँ। अब आपको क्या लगता है कि वो मंत्र काम करेगा? अफर्मेशन तो छोड़ो, मैं तो यहाँ मंत्र की बात कर रहा हूँ। जब अफर्मेशन तो काम नहीं कर रही, छोड़ो मंत्र ही काम नहीं कर रहा तो अफर्मेशन कहां से करेंगे? मंत्र कब काम करता है? हमारे को माला जाप, माला क्यों दी गई? हमारे संतों ने, महापुरुषों ने और हमारे ऋषियों ने माला क्यों दी हमें? ताकि हम उधर ध्यान लगा सकें। माला का एक ही उद्देश्य है, हमारी जो 5 इंद्रियां है ना, ये बार बार हमारे को पेल रही है इधर उधर। जब हम माला करते हैं तो हमारे को सिखाया जाता है कि जब आप माला करते हो तो भगवान के विग्रह पे, किसी भी एक विग्रह पे अपने ध्यान को टिकाना है। यानी कि भगवान को अपने मन में, उस विग्रह की कल्पना में देखना है भगवान को। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की माला कर रहे हो तो भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में देखना है। भगवान स्वरूप, भगवान का स्वरूप, भगवान के स्वरूप को देखना है। मतलब भगवान के किसी भी स्वरूप को देख सकते हो, बांसुरी बजाते हुए, प्यार करते हुए, बैठे हुए, ठीक है, विष्णु के रूप, विष्णु भगवान के रूप में, या फिर जो रास करते हुए, तो मर्यादा के रूप में आशीर्वाद देते हुए, ठीक है, गीता सुनाते हुए, तो कुछ भी, जिस भी स्वरूप में आप देखना चाहो, बाल स्वरूप में, लड्डू गोपाल के रूप में। तो हम जब माला जाप करते हैं तो मंत्र के साथ साथ हमारा ध्यान भगवान के स्वरूप पे होना चाहिए, यानी कि मन में भगवान को देखना है। और इधर हम लोग जब मंत्र कर रहे होते हैं तो एक मंत्र करने के बाद हम उस माला को पलटते हैं, मतलब उस मनिये को एक को चलाते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हमें ध्यान रहता है कि मैंने मेरा मनिया आगे करना है। नहीं तो क्या होगा, हम भूल ही जाएंगे कि कब हमने मंत्र किए, कितने किए, कैसे किए, और ध्यान कहाँ जा रहा था पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक मंत्र के बाद ना, जैसे ही एक मनिया आगे करना होता है तो हमारा ध्यान वापस तुरंत आ जाता है कि वहां पे। तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने उस चीज को जोड़ने के लिए कि जब हमारा ध्यान, जब मन में हम उस स्वरूप को देखते हैं तो प्रभु के चरणों में हमारा मन लग जाता है। और जब मुंह से बोल रहे होते हैं तो मुंह से भी हमारा भगवान का स्मरण हो रहा होता है, मंत्र जप हो रहा होता है। यानी कि हमारी देखने वाली इंद्री भी काम पे लग गई और बोलने वाली इंद्री भी काम पे लग गई। और जब हमने ये वाला माला जाप किया तो टच करने वाली भी इंद्री काम पे लग गई। और फिर उसके बाद हम मंत्र बोलते समय ना, ये बताया जाता है कि इतनी आवाज तो कम से कम निकले कि आपको तो खुद को सुनाई दे मंत्र की आवाज। तो यानी कि सुनने वाली इंद्री को भी काम पे लगा दिया। तो इससे हम पूर्ण रूप से अपने चित्त को भगवान में लगा पाते हैं। भगवान में हमारा चित्त लगे और ध्यान भटके ना कहीं और भावनात्मक रूप से हम जुड़ पाए। तो सारी इंद्रियों को हमने भगवान के स्मरण में लगा दिया, भगवान की याद करने में लगा दिया, भगवान को प्रेम करने में लगा दिया। भगवान की माला करना तो एक माध्यम है, वो भगवान से जुड़ना और भगवान से प्रेम करना जो है ना, सबसे बढ़िया जो है ना मेन रीजन है। तो जब तक हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकती रहेंगी तो हम कहीं पे स्थिर नहीं रहेंगे। तो यही रीजन है कि अफर्मेशन भी जब करते हैं तो अफर्मेशन कर रहे होते हैं और ध्यान हमारा कहीं और होता है। तो जब तक आपका जो गोल चाहते हो, जो आप जीवन में चाहते हो, उस चीज के ऊपर फोकस नहीं होगा और साथ में इमोशन नहीं निकलेंगी और साथ में अफर्मेशन नहीं होगी, तो ये एनर्जी वहां पे नहीं जाएगी। और जब तक एनर्जी नहीं जाएगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है कि जहां आपका ध्यान जाता है वही चीजें आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। जहां आपकी इमोशन डेवलप होती हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज द रीजन, सिर्फ अफर्मेशन काम नहीं करती। और मैं तो कहूंगा अपने दर्शकों को कि इस बात से नॉलेज लेकर के ना और अपनी अफर्मेशन को चेंज करके ना और उसके साथ भावनाओं को जोड़ लो और अपने ध्यान को उस गोल पे रखते हुए उस भावना, उस अफर्मेशन का अगर प्रयोग करेंगे तो मैनिफेस्टेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। तो एनर्जी से ही मैं बात करना चाह रहा था कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, जैसे आपने बताया कि मैं चाहता हूँ अगले साल मेरा, इस साल के एंड तक मेरा 1 करोड़ टर्नओवर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे अंदर 3-4 फीलिंग्स जनरेट होंगी। हाँ। एक तो होगी खुशी की, ठीक है, एक होगी उसको खर्च करने की, यहाँ भाई आएगा तो आएगा,
फिर दूसरी होगी मतलब ईगो की भी, डर की हाँ, भी फीलिंग्स हाँ आएंगी हाँ, फियर भी आएगा। कि मैं लोगों को दिखाऊंगा, ये हाँ है वो हाँ है, उस हाँ टाइप से हाँ करके। हाँ, वो ईगो आएगी। ठीक है, एक हाँ, प्रसन्नता की आएगी प्रसन्नता कि की आएगी। मजा आएगा, हम्म जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये है हम्म वो है। हम्म। फिर वहीं पे तुरंत फीलिंग आएगी डर की, डर कहीं की, अगर अचीव ना हुआ तो कहीं अचीव ना हो लोग तो। मेरे बारे में क्या हाँ सोचेंगे, हाँ, लोग मेरा क्या परसेप्शन बनाएंगे, मुझे बिल्कुल लेके क्या परसेप्शन बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल। तो इन सब फीलिंग्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप किस चीज को मानते हो? मतलब सोचा हमने सब कुछ, हम्म, उसमें से क्या होगा और कौन बिल्कुल सी फीलिंग सबसे ज्यादा सर। इम्पैक्ट करेगी? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, हम्म आप ये लाइटें बंद कर दो, हम्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंधेरा हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही है ना? हम्म तो अंधेरा जो है ना, वो हर जगह विराजमान है, सब जगह। सूरज निकलना बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा। हम्म तो सूरज निकला तो रोशनी हुई। तो यानी कि अंधेरा जो है ना, वो हर जगह विराजमान है। अगर रोशनी चाहिए तो रोशनी करनी पड़ेगी, यानी कि उजाला करना पड़ेगा। तो जो डर की जो ऊर्जा है ना, डर की जो फीलिंग है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। हम्म लॉजिकल माइंड जो है ना, उस चीज को पकड़ लेता है। और जब तक लॉजिकल माइंड से हम पार नहीं पाएंगे ना, तब तक सबकॉन्शियस तक पहुंच नहीं सकते। सबकॉन्शियस से पहले वो एक पहरेदार खड़ा है, ओके। वो एक गेट कीपर खड़ा है, वो एक गार्ड खड़ा है बन के ना। वो कहता भैया ऐसे नहीं जाओगे उधर, ऐसे नहीं मुझे जाओगे। क्रॉस करना तो पड़ा है। वो क्या करता है, उस डर को इतना बड़ा बना देता है। हम्म मन में खुशी अरे यार इस साल तो 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ का जो टर्नओवर है वो मैनिफेस्ट करना ही करना है। हम्म तो उधर जोश भी आएगा, कुछ दिन तक वो प्लानिंग भी करेगा, हम्म लेकिन कंसिस्टेंसी वहां पे नहीं रह पाती। हम्म और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, तो सर कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। तो हम्म वहां कंसिस्टेंसी टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिससे उसको लगता है नहीं यार आजकल तो मंदी बहुत है मार्केट में, नहीं यार अब तो कोविड आ गया, नहीं यार अब तो ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, वर्ल्ड वाइज ही जो है ना मार्केट डाउन है। हाँ। अरे नहीं यार 3 महीने हो गए इसको वेट करते हुए, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अब वो डर, फियर पैदा हो गया। जबकि यूनिवर्स के लिए तो देखो सब कुछ भंडार भरे हुए। यूनिवर्स के लिए तो, यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबकॉन्शियस के लिए सब कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सबकॉन्शियस को तो जो ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर पास कर देगा। आप सर एक बात बताओ, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, जब होटल में जाते हैं तो वेटर, अगर आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, मैं कहता हूँ 1 रुपया नहीं है जेब में, और होटल में जाते हो और वेटर को ऑर्डर करते हो कि भैया ये दाल मखनी ला दो, ये शाही पनीर ला दो, ये चपाती ला दो, ये मेसी रोटी ला दो, और आपका 1,000 रुपए का 2,000 रुपए का बिल बनना हो उस चीज पे, जब आप ऑर्डर दे रहे होते हो, तो क्या वेटर ये ऑर्डर लाएगा कि नहीं लाएगा? मान लो आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो वेटर ये ऑर्डर लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? बिल्कुल लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? उसे पता नहीं है ना अभी तक तो कि पैसे हैं या नहीं है। उसको इस बात से मतलब ही नहीं है हाँ। कि मैं उसका पैसा चेक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उसके पास हम्म पैसा है कि नहीं है। उसका काम है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपने ऑर्डर दिया, उसका काम है ऑर्डर ला करके देना। हम्म तो वो ऑर्डर आपकी टेबल पे ला करके दे देगा। तो हम्म सब कॉन्शियस का जो काम है, वो काम है जो आपने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को पूरा करना, ओके। बिना भेदभाव के। बिना भेदभाव के। उसको कोई मतलब ही नहीं है आपके आपकी पास जेब में है या पैसा, नहीं है, हाँ उसको कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। आपकी जेब में 2 रुपए पड़े हैं और आप 200 करोड़ की बात करें तो उसको मतलब उसको नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है। हम्म लेकिन उस लेवल की वाइब्रेशन आपको जनरेट करनी पड़ेगी, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी में आपको आना पड़ेगा, उस हाई वाइब्रेशन का जो लेवल है वो मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक आप उस स्तर को मेंटेन नहीं कर पाओगे, तब तक वो ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होएगा। सही बात है। कुछ तो, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि आप 5 स्टार में जाके बैठ हाँ जाओगे। बिल्कुल बैठ जाओ और बैठो ना, 5 स्टार में जाकर के ऑर्डर दो, वेटर लेकर के आएगा लेके आपके लिए। आएगा बिल्कुल। तो वही काम हमारा सबकॉन्शियस करता है। आप सबकॉन्शियस को ऑर्डर दो उस भावनाओं के साथ, उन फीलिंग्स के साथ, उस हाई वाइब्रेशन के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, और आपका पूरा ना हो तो मुझे कहो सर। हम्म तो यही रीजन है कि सर आपने 1 करोड़ का अगर गोल अचीव करना है तो अचीव हो जाएगा, बट आपको वो बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा सर। वो डर और फियर की ऊर्जा को नकारना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ेगा, अपना उस कॉन्फिडेंस में अपने आप को लाना पड़ेगा। और एक बात बताऊं सर, ये जो स्थान है ना हमारा, ये परम शांति का और आज्ञा का और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का और कल्पना शक्ति का। सर जो इंसान यहाँ पे फोकस करके ना जो भी चीज कल्पना में देख सकता है ना, जो चीज आप कल्पना में देख सकते हो उसको आप वास्तविकता में बदल सकते हो। अभ्यास नहीं है लोगों को, पता नहीं है। मैं क्या करा रहा हूं, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं एक ही चीज सिखा रहा हूं, भैया सब कुछ है हमारे पास, अद्भुत शक्तियों का भंडार है, हम्म पर उन शक्तियों को एक्सेस कैसे करना है, उन शक्तियों से आपको काम कैसे लेना है,
उन शक्तियों से आपने अपने गोल को मैनिफेस्ट कैसे करना है, आपने अपने सपनों को साकार कैसे करना है। अगर आप किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उनके अनुभव लिए हैं, उस व्यक्ति से अगर ये चीज जान लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तभी तो कोच सर, और मेंटर्स होते हैं। तभी जरूरत है। सर, सीख करके तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो अगर लोगों के पास समय निकालना चाहें और वो सोचना चाहें कि मैं जब इतना कुछ सोचने मात्र से उपलब्ध हो सकता है, जब सोचने मात्र से हमारी एनर्जी काम करती है, जब देखो बहुत लोगों को पता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। सुबह से शाम तक जितने भी आप कोट्स देखेंगे ना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जितने मर्जी आप देखना सर, सब जगह पे ना एक ही बात चल रही होगी, मन में जो विचार आते हैं, मन ही हमें हंसाता है, मन ही हमें रुलाता है। आप देखो कहीं पे ना चले जाओ किसी ऐसी जगह पे जहां पे थोड़ा सा सैडनेस का माहौल हो, आपका मन है ना एकदम से सैड हो जाएगा। आप कहीं किसी का यार दोस्त है, हंसी मजाक कर रहे हैं, खूब गप्पे हाँक रहे हैं, एक दूसरे से खिलखिला के हंस रहे हैं, तो ये जैसे ही वहां उन लोगों के बीच में बैठेगा तो आपका मन हंसने लग जाएगा, जोर जोर से खिलखिलाने लग जाएगा। तो यानी कि अगर आप कीर्तन में चले गए, कीर्तन में अगर आप गए हुए हैं तो वहां नाचने को मन करेगा आपका ऑटोमेटिकली। आपने एक बहुत सुंदर से टूर की फोटो देख ली, टीवी में देख ली, व्हाट्सएप पे देख ली, आपका मन करेगा कि यार एक बहुत दिन हो गए अब तो टूर पे गए हुए, एक टूर डेवलप करते हैं। आपने कोई रोमांटिक सी फोटो देख ली तो आपका रोमांस करने को मन करेगा। तो यानी कि ये जो मन है आपको तो पेल रहा है और हम पिल रहे हैं। ये कह रहा है उस व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया तो उसका मन नहीं है मेरे से बात करने का, वो पैसे नहीं देना चाहता मेरे, वो ये काम करना नहीं चाहता। उस इलेक्ट्रिशियन ने फोन नहीं उठाया तो मुझे लगता है वो इग्नोर मार रहा है, उसका मन नहीं होगा आने का। ठीक है, तो ये मन है, कैलकुलेशन करता रहता है अपने आप। तो ये लगा, हाँ मुझे लगा, जैसे उसको लगा तो यूनिवर्स ने क्या कहा था ठीक है। तो ये मन है जो हमें हंसा भी रहा है, जो हमें रुला भी रहा है, जो हमें लो कॉन्फिडेंस में भी लेकर के आ रहा है, जो हमें डर में भी लेकर के आ रहा है कि नहीं 1 करोड़ रुपया मैनिफेस्ट नहीं होगा भाई तुम्हारा, क्योंकि तेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, तेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, तेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो 1 करोड़ रुपया कहां से आएगा। बट सर सबकॉन्शियस को इस बात से कोई मतलब नहीं है, सबकॉन्शियस तो ला के दे देगा आपको। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपना गोल सेट करो। मेरी ट्रेनिंग में एक सबसे खूबसूरत बात यह है, मैं सबसे अच्छी बात है कि मैं लोगों को हेल्थ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उनके जीवन का गोल क्या है पहले तो मैं वो सेट कराता हूं, और फिर उनके सरफेस पे जितने भी कार्मिक की ऊर्जा, नकारात्मक विचारों की ऊर्जा जो हमारी बॉडी के चारों तरफ एक पैटर्न बन जाता है ना, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थॉट से, या फिर कार्मिक से, या नवग्रहों के प्रभाव से, तो उस ऊर्जा को कैसे रिलीज करना वो सिखाता हूं। और फिर उसको गोल को मैनिफेस्ट कैसे करना है, और वो भी बहुत आसान टेक्निक से फिर वो सिखाता हूं। तो यानी कि मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया। जनरली आप किसी को भी देखना सर, जितने भी लोग गोल मैनिफेस्टेशन कराते होंगे या मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो भी लाइफ कोच हैं जितने भी, वो क्या कहेंगे, मैनिफेस्ट कैसे करना है बस ये तो बता देंगे आपको, मैनिफेस्ट कैसे करना है ये तो बता देंगे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी बता देंगे आपको, हाँ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी आपको बता देंगे, आपको अफर्मेशन भी बता देंगे, आपको ग्रेटिट्यूड का महत्व भी बता देंगे, पढ़ा देंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, वो जो कार्मिक हमारे पास्ट लाइफ के हैं, जो विचारों की ऊर्जा इतनी सारी इकट्ठी हो गई है, जिससे मनोबल डाउन हो गया, जिस सिचुएशन को देख के, जिस परिस्थिति को देख करके, और जब वो लो वाइब्रेशन में, डिप्रेशन में वो व्यक्ति है, और जो उसका आभा मंडल जो है ना एकदम से स्टक हो गया है, वो पैटर्न बन गए हैं उसके स्ट्रॉन्ग, उस पैटर्न को कैसे तोड़ेगा इंसान। जब उस पैटर्न को नहीं तोड़ पाता तो वो सालों साल उसी स्टेज पे, उसी पैटर्न के साथ अपने आप को धकेलता रहता है इंसान, टाइम पास करता है, जस्ट किलिंग द टाइम, नथिंग एल्स। सर एक चीज, आप प्रैक्टिकलिटी पे बहुत विश्वास रखते हैं कि मैनिफेस्टेशन हर कोई बता रहा है, मतलब बेसिकली उस सब लोगों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम बहुत कंटेंट बना रखा है, बिल्कुल सब बता रखा है कि मैनिफेस्टेशन ये है, XYZ चीज ये है। आप प्रैक्टिकलिटी करवाते हो, गोल मैनिफेस्टेशन जैसे आप करवाते हो, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो जो सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट है उनमें क्या एक चीज कॉमन है जब वो मैनिफेस्ट करते हैं उस वक्त, मतलब उस मैनिफेस्टेशन के दौरान क्या वो एक चीज सबसे ज्यादा कर रहे हैं या एक चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है? सर एक ही चीज कहूंगा, अपने आप को माइंडफुलनेस में ले आओ। ओके, हेल्दी माइंड कैन बी मैनिफेस्ट एवरीथिंग। ओके, जैसे ही आप रिलैक्स मोड में आएंगे, माइंडफुलनेस में आएंगे, आपको क्रिएटिव विचार आएंगे, फोकस बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग की पावर आपकी एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उस वक्त जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके सोचने मात्र से आपको लगेगा मेरे ना ऑटोमेटिकली रास्ते खुल गए हैं।
आपके सोचने मात्र से आपके जीवन में हम्म, उस गोल से रिलेटेड लोग कांटेक्ट में आने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ Okay. सोचने मात्र से। हम्म, चलते चलते आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ। आपका कहीं पैसा स्टक था, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि भैया मेरे से कोई टेक्निक सीखो, मैं कह रहा हूं तुम जैसे भी माइंडफुलनेस में आ सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, कोई लाफ्टर चैलेंज सुन सकते हो, कोई टूर पे जा सकते हो, कोई ध्यान में बैठ सकते हो, कोई योगा प्राणायाम से आप कर सकते हो, आप कोई चिड़ी बल्ला खेल करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। आप किसी भी माध्यम से जो चीज आपको खुशी देती हो, जो आपके सिर से सारी चिंताओं का भार उतार देती हो, जो आपको एकदम से रिलैक्स कर देती हो, और आपके अंदर वो फीलिंग जनरेट हो जाए कि जब आपको लगे कि मैं माइंडफुलनेस में हूं, जब आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में हो, और फिर आप जिस विषय पे फोकस लेकर के जाएंगे, जिस भी विषय पे ध्यान लेकर जाएंगे, जो भी बात आपके मन में आएगी, आपके काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, और छोड़ो सर मन में आएगी नहीं आएगी, उस वक्त आपकी जो वाइब्रेशन होंगी, उस वाइब्रेशन को देख करके यूनिवर्स आपको वैसे ही छप्पर फाड़ के दे देगा। अच्छा, सोच भी नहीं सकते, आपने 1 करोड़ सोचा था, सोच भी नहीं सकते वो कब आपको 2 करोड़ दे देगा कि 3 करोड़ दे देगा। माइंडफुलनेस प्राप्त करने के लिए कोई 1-2 चीज जो आप बता सकें? सबसे आसान तरीका है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से अच्छा मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई और तरीका है। ओके। आप देखो, सांस ही सच्चा साथी है। जब से हम पैदा हुए थे तब से सांस ले रहे हैं, और तब तक जिस धरती पर रहेंगे तब तक सांस लेते रहेंगे। जैसे ही आप अवेयरनेस में आ जाते हो, सांस छोटी चल रही है, बड़ी चल रही है, लंबी है, कैसी है, जस्ट अवेयरनेस में आ जाओ। ओके। और डीप ब्रीदिंग के साथ जुड़ जाओ। जब आप नाभि से सांस लेना शुरू कर देते हैं, आप छोटे से बच्चे को देखना, जो बच्चा पैदा हुआ है, छोटा बच्चा है, जो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, कभी बैठे हुए लेटे हुए उसको देखना घर में, उसकी सांस नाभि से चल रही होगी। अच्छा। उसकी जो सांसें हैं, उसकी नाभि अप डाउन, गुब्बारे की तरह उसका पेट फूल रहा होगा, और सांसें नाभि से चल रही होंगी, और वो परम आनंद की अवस्था होती है, वो माइंडफुलनेस की अवस्था होती है। और जो भी व्यक्ति डर में, फियर में, लो कॉन्फिडेंस में, लो वाइब्रेशन में होगा, उसकी सांसें छोटी होती है, मैंने पहले भी आपको जिक्र चलाया। और जैसे वो सांसें छोटी होती हैं, तो ये सोच लो, या तो वो बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, बहुत ज्यादा विचारों में घूम रहा है। और जो व्यक्ति भावनात्मक होगा, तो वो भावनाएं यहां से चल रही हैं, और ये भी एक आनंद की अवस्था नहीं है। परम आनंद की जो अवस्था, एक्चुअली अल्टीमेटली हम लोग ना, सब लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए दौड़ रहे हैं सारी धरती पे, सुकून के लिए, आनंद के लिए, परम शांति के लिए। पैसा, सक्सेस, अच्छी हेल्थ, ये हमारे टूल्स हैं उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छी गाड़ी आ जाएगी तो बहुत खुशी मिलेगी, पर वो अक्षुण्ण होगी उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। क्योंकि खुशी क्या है, कुछ समय के लिए आई है, आनंद नहीं है। और मुझे अगर ये गोल अचीव हो जाएगा, अगर मेरी जो इनकम है वो 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए महीना हो जाएगी, तो बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। अब 2 लाख रुपए के उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके लोन की किस्त बढ़ जाती है, वो प्लॉट ले लेता है, फिर वो 2 लाख रुपए भी उसको कम पड़ने लग जाता है। फिर वो कहता है अभी तो इनकम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अब फोकस है 5 लाख पे, आ भी जाएगी, ईश्वर की कृपा से कहीं से आ भी जाएगी। अब उसके खर्चे 5 लाख के हिसाब से हो गए। उसने परम शांति तो देखी ही नहीं अपने जीवन में, उसने आनंद तो देखा ही नहीं। जिस चीज के लिए उसने 5 लाख रुपए अचीव करना चाहा था, 2 लाख रुपए अचीव करना चाहा था, बचपन से लेके जब हम छोटे से बच्चा पैदा होता है ना, तो पेरेंट्स को पता क्या लगता है, बस अब संतान हो जाएगी ना तो थोड़ी शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, स्कूल जाने लगता है, अब तो मेरा बेटा जो है ना जॉब लग जाएगा, बस पढ़ाई लिख कर तो थोड़ा सा शांति मिलेगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है, और उसके बाद वो कहता है बस अब तो जॉब लग गई, अब कहता है यार बस एक बार शादी और कर दे, बस थोड़ा सा, तब जाकर सुकून मिलेगा, बढ़ती रहती है, तब सुकून मिलेगा। अब बच्चों की शादी भी हो जाती है, ठीक है, और वो बच्चे शादी करा करके ना कहीं रहने भी लग जाते हैं, फिर भी सुकून नहीं आता उनके जीवन में। सर अल्टीमेटली हम लोग ना भूल गए हैं कि हमें चाहिए क्या। हम परम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम जॉय चाहते हैं, और जॉयफुलनेस में रहना चाहते हैं, माइंडफुलनेस में रहना चाहते हैं। और उन सब चीजों के लिए ना, उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। और वो सब चीजें तो ना, सच्चाई बताऊं सर आपको, माइंडफुलनेस से वो सब चीजें आ जाती है। जो कहता है ना मुझे थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो थोड़ी शांति होगी, फिर सोचूंगा थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें। तो फिर कुछ चीज की जरूरत नहीं है ना आपको। तो माइंडफुलनेस जैसे आ जाएगा, खुश हो सर, खाली खुशी वहां तक नहीं सीमित रहती सर, आनंदित वहां तक नहीं रहता व्यक्ति,
उस वक्त वो किस हाई वाइब्रेशन में होता है, किस हाई फ्रीक्वेंसी में होता है, और यूनिवर्स बिना सोचे उसके लिए छप्पर फाड़ने के देना शुरू कर देता है, छप्पर फाड़ के देना शुरू कर देता है। तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, भैया माइंडफुलनेस में आ जाओ और फिर सोच लो जो चाहिए। अगर आप सोचते हो मैं पहले पैसा कमा लूं फिर सोचूंगा सुकून, परम शांति और ये सब चीजों की, तो मैं कहता हूं गलत सोच रहे हो। जिंदगी भर दौड़ते ही रहोगे, सुकून और परम शांति के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन सुकून और परम शांति में आ जाओ, आपको जितना धन चाहिए ना उससे ज्यादा धन के दर्शन हो जाएंगे, जितनी अच्छी हेल्थ चाहिए उससे ज्यादा अच्छी हेल्थ मिल जाएगी, और जितना अच्छा रिश्ता चाहिए ना, लविंग रिलेशनशिप, और आप फिर देखो कैसे आपके जीवन में छाती है, छा जाएगी। अब इससे बढ़िया और क्या एग्जाम्पल दूंगा। सही बात है। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो आपके साथ नहीं आ सकते या फिर आपके पास नहीं आ सकते, तो ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे कि वो अपने घर बैठे इन चीजों को महसूस कर सकें या फिर इन चीजों के बारे में ज्ञान ले सकें, मैनिफेस्ट कर पाए अपने जीवन में अपने गोल को, हाँ जी, अपने ड्रीम और गोल को। जी जी। तो सर मैं उसके लिए ना एक छोटी सी बात कहूंगा, मेरी वर्कशॉप कोई अटेंड कर पाए ना कर पाए, करना चाहे ना करना चाहे, कोई जरूरी नहीं है। तो बस मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा कि कम से कम मन को जान ले, मन क्या है, और थोड़ा सा समय जो हम जिंदगी की इस भागदौड़ में लगे हुए हैं ना, उससे थोड़ा सा समय निकाल करके सिर्फ और सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा फोकस कर ले कि मैंने अपना एक जीवन का गोल सेट करना है कि मन क्या है, उस मन को जानना है, और कॉन्शियसनेस का जो हमारा लेवल है, मैं कौन हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोली सेल्फ रियलाइजेशन की बात, आत्मज्ञान की बात, आत्मबोध की बात। तो मैं सिर्फ हमारे सब दर्शकों को, इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि मन को जानो और अपने आप को जान लो। जैसे आप मन को जानोगे तो खुद को भी जान जाओगे, और जब मन को जान जाओगे ना सर, उसके बाद आपके जीवन में जितने चमत्कार होंगे, आपने हर पल होंगे, कदम कदम पे होंगे, आप कुछ सोच भी नहीं सकते कि कितने बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आप चाहते होंगे 1 लाख रुपए महीना, आएगा 5 लाख रुपए महीना। क्यों? क्योंकि आप उस दिव्य शक्ति को, उस चेतना को महसूस कर पाओगे। जब उस चेतना को महसूस कर लोगे तो नेचुरल सी बात है कि आप अपनी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हो, और अपने जो गोल है वो अचीव भी कर सकते हो, और मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, और अपने सपनों को साकार भी कर सकते हो। तो इनके लिए, मन को जानने के लिए मैं कुछ ऐसे बुक्स को रिकमेंड भी करना चाहूंगा, इससे कुछ हेल्प मिलेगी। मैं यूं नहीं कह रहा कि यहां से आप एकदम से परफेक्ट हो जाओगे, इनसे कुछ हेल्प मिलेगी। तो मैं कुछ बुक्स के नाम रिकमेंड कर रहा हूं, द सीक्रेट, थिंक एंड ग्रो रिच, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैं कौन हूं, स्वामी विवेकानंद जी की एक बुक है। तो मैं ये बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगा, और सब चीजें छोड़ो, मैं कौन हूं ये सबसे पहले कर लो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, स्वामी विवेकानंद जी की है। और मैनिफेस्टेशन को लेके करनी है तो द सीक्रेट कर लो, द सीक्रेट रोहंडा बर्न्स की है। हाँ, और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर लो, थिंक एंड ग्रो रिच। ये चीजें पढ़ लो और इम्प्लीमेंट करनी है, समझना वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो वो चीजें तो हम दिन रात पढ़ रहे हैं, बट जो चीज उसमें सिखाई जा रही है, जो चीज उसमें बताई जा रही है, उसको एक बार महसूस करके देखो, उसको इंप्लीमेंट करके देखो, उस चीज पे भरोसा करके देखो, उस पर ट्रस्ट करके देखो, उस पर बिलीव करके देखो। अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि सारे नकारात्मक जितने भी नेगेटिव बिलीफ है ना, उनको तोड़ दीजिए आज से ही। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हाँ, जो व्यक्ति लगता है कि समय नहीं दे पाए, कर नहीं सकते, तो उनके लिए मैंने अपना एक कोर्स बनाया है। मैं चाहता हूं कि भाई अगर किसी को लगता है इंप्लीमेंटेशन करने में दिक्कत आ रही है, किसी को अपने जीवन में उतारने में समय दिक्कत आ रही है, किसी को इतना समय नहीं लग पाता, तो आप मेरी वर्कशॉप के लिए समय निकालिए, फिर वो प्रैक्टिकल हम सिखा देंगे। हम आपका सारा अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, आपकी सारी चीजों को वहां पे रिलीज कराएंगे, जितने भी आप कैरी कर रहे हैं, जितना भी बर्डन पिछड़ा, जो भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को, और फिर सकारात्मक ऊर्जा में कैसे अपने ओरा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने ओरा को कैसे डेवलप करना है, कैसे आपने अपने गोल को सेट करना है, कैसे उस गोल को मैनिफेस्ट करना है, और गोल को मैनिफेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। तो ये सब चीजें हम लोग आपको उस टाइम पे सिखाएंगे, और जब आपके जीवन में ये चीजें आ जाएंगी तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, मेरी जिंदगी जो है वो बहुत ही सुकून से और ब्लिसफुल। देखो मैं तो एक ही चीज सिखाता हूँ कि हाउ टू मैनिफेस्ट ब्लिसफुल लाइफ। जी रहे होते हो तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य भी है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन भी है, आपके पास जो है ना अच्छे रिलेशनशिप भी हैं, तो आप प्रचुरता से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, आप अबंडेंट लाइफ जी रहे होते हैं, आप जॉय के साथ लाइफ को जी रहे होते हो। और जब आपके जीवन में जो वो जो परम आनंद होता है, उस परम आनंद की जो अनुभूति होती है, वो जीवन ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर।